ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, डैम्पनेस का इफेक्ट क्या क्या है, अनहेल्दी लिविंग कंडीशन बनाता है और वर्किंग कंडीशन ऑफ फॉर ऑक्यूपेंट, ठीक है। जो जहाँ पे लोग रहते हैं और जहाँ पे काम करते हैं वो इन्वायरमेंट जो है वो अनहेल्दी बनाता है। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ्लोरेसेंस की वजह से बिल्डिंग का डिटोरिएशन जो है वो डिसइंटीग्रेशन जो है वो तेज हो जाता है। जैसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ ब्रिक, स्टोन, टाइल्स, इसका डिसइंटीग्रेशन तेज हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि स्ट्रेंथ में रिडक्शन होता है, जो इसका स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर डैम्पनेस है तो क्या होगा, ठीक है, अगर डैम्पनेस है तो उससे क्या होगा कि ब्लीचिंग और फ्लेकिंग होता है पेंट में, ठीक है। जिससे क्या होता है कि कलर पैचेस बनते हैं और सरफेस और वॉल सरफेस और सीलिंग पे अलग अलग कलर पैचेस बनते हैं और उनका पेंट जो है वो अपने आप गिरने लगता है या पपड़ी जैसा बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर मेटल यूज किया जा रहा है कंस्ट्रक्शन में तो उसका कोरोजन होने लगता है, ठीक है। अगर फ्लोर कवरिंग के लिए हम लोग टाइल्स यूज करते हैं तो वो क्या होता है कि उनके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होता है और वो डैमेज हो जाते हैं। डैम्पनेस की वजह से उनके बीच में प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होता है बेस और टाइल का, और वो डैमेज होने लगते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अगर टिम्बर के कांटेक्ट में आता है तो उसका डिटोरिएशन तेज हो जाता है। क्या होता है, उसमें रैपिंग, बकलिंग और रोलिंग ऑफ टिम्बर होने लगता है, ठीक है। उसका शेप साइज चेंज हो जाता है, रोल हो जाता है, रैप हो जाता है और बकलिंग हो जाता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल फिटिंग है तो उसमें डिटोरिएशन, ऑल इलेक्ट्रिकल फिटिंग गेट डिटोरिएटेड, डिटोरिएशन उसमें हो जाता है, कॉज लीकेज इज इलेक्ट्रिकल करंट विद द पोटेंशियल डेंजर ऑफ ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है। जिससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट का चांस, इलेक्ट्रिकल करंट लीक होने का और शॉर्ट सर्किट होने का चांस बढ़ जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, डैम्पनेस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टर्माइट्स एंड हेंस क्रिएट अनहाइजेनिक कंडीशन इन द बिल्डिंग, ठीक है। अगर डैम्पनेस है बिल्डिंग में तो टर्माइट्स के ग्रोथ को प्रमोट करता है और जिससे क्या होता है, एक अनहेल्दी अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, डैम्पनेस प्रोमोट ग्रोथ इन टर्माइट्स एंड क्रिएट अनहाइजेनिक कंडीशन इन द बिल्डिंग, ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्या था, dampness when accompanied by the warmth and darkness breeds of germs of tuberculosis, now neuralgia, acute and chronic rheumatism etc. which sometimes result in fatal diseases, ठीक है। अगर डैम्पनेस है और उनको डार्क और वार्म एनवायरनमेंट मिल रहा है, जिससे क्या होता है कि जर्म्स का ग्रोथ जो है वो काफ़ी तेज हो जाता है, जिससे अलग अलग तरीके का बीमारी होने का चांस बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे एक्यूट है, ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। ऐसे कई सारे जो डिजीज हैं वो होने के चांस बढ़ जाते हैं, ठीक है।
फिर टेक्निक्स एंड मेथड्स ऑफ डैम प्रिवेंशन, कौन कौन से टेक्निक और मेथड है जिससे हम लोग डैम प्रिवेंशन करते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग प्रिकॉशंस should be taken to prevent the dampness in the building before applying the various techniques and method described later, ठीक है। अलग अलग तरीके से प्रिवेंशन करते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहला देखने जा रहे हैं, the site should be located at high ground and well drained soil is to safeguard against foundation dampness, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो ग्राउंड का लोकेशन जो है वो हाई लेवल पे हो, ठीक है, और जो ड्रेन वाटर है वो फाउंडेशन से काफी नीचे हो, ठीक है, और फाउंडेशन जो है वो एक ड्राई सरफेस या सॉइल पे रेस्ट करता हो, ठीक है। इट शुड बी इंश्योर दैट द वाटर लेवल एटलीस्ट 3 मीटर बिलो द surface of ground और lowest point even in the wet season, ठीक है। हम लोग ये कहते हैं कि क्या जो वाटर लेवल है वो 3 मीटर नीचे हो ग्राउंड से, या और भी नीचे हो वेट सीजन में, और भी अगर नीचे हो तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। फॉर बेटर ड्रेनेज द ग्राउंड सरफेस सराउंडिंग द बिल्डिंग शुड ऑल्सो स्लोप अवे, ठीक है। तो जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसका जो आउटर एरिया है वो ग्राउंड जो है वो स्लोपी हो, जिससे क्या हो कि जब भी वाटर सरफेस पे गिरे, बिल्डिंग पे गिरे, तो वो स्लोप के थ्रू जो है वो बिल्डिंग से बाहर चला जाए और डाउनवर्ड चला जाए, ठीक है। ऑल द एक्सपोज्ड वॉल शुड बी सफिशिएंट थिकनेस टू सेफगार्ड अगेंस्ट रेन पेनेट्रेशन, ठीक है। जितने भी वॉल अगर एक्सपोज्ड वॉल हैं, जो आउटर वॉल है वो सफिशिएंट थिकनेस के हो ताकि जो रेन वाटर हो वो पेनेट्रेट करके अंदर ना जाए, वो सरफेस से ही बाहर चले जाए। इफ वॉल आर ऑफ ब्रिक दे शुड बी एटलीस्ट 30 सेंटीमीटर थिकनेस। अगर ब्रिक का वॉल है तो इसमें लिखा हुआ है क्या कि कम से कम 30 सेंटीमीटर का वॉल का थिकनेस होना चाहिए, और जबकि हम लोग अभी जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें 230 mm यानी 23 सेंटीमीटर या 11.5 सेंटीमीटर जो है यही वॉल का थिकनेस लेके चलते हैं, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, ब्रिक ऑफ सुपीरियर क्वालिटी विच आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट सच एज क्रैक फ्लॉज लम्प्स और लाइमस्टोन शुड बी यूज्ड, ठीक है। जो ब्रिक हम लोग यूज कर रहे हैं वो सुपीरियर क्वालिटी का हो, उसमें कोई भी फ्लॉज क्रैक या लम्प जो है या लाइमस्टोन की वजह से उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो, ठीक है। दे शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 1/8 ऑफ देयर ओन वेट, ठीक है, व्हेन सोक्ड इन वाटर फॉर 24 आवर्स, ठीक है। अगर हम वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट कर रहे हैं तो वो 1/8 जो है वो उससे ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब ना करे, ठीक है। अगर उसको 24 घंटे जो है अगर वाटर में हम लोग डिप कर रहे हैं तो वो 1/8 से ज्यादा उसमें वाटर एब्जॉर्ब ना करे। फिर क्या है, गुड क्वालिटी सीमेंट मोटार शुड बी यूज्ड टू produce a definite pattern and perfect bond in the building and unit throughout the construction work, ठीक है। अच्छा क्वालिटी का सीमेंट मोटार यूज करें ताकि एक डेफिनेट पैटर्न और एक परफेक्ट बॉन्डिंग जो है वो हो सके कंस्ट्रक्शन वर्क में, ठीक है। दिस इज इसेंशियल टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी एंड अकरेंस ऑफ डिफरेंशियल सेटलमेंट, ठीक है। ये क्या करता है कि फॉर्मेशन ऑफ कैविटी और डिफरेंशियल सेटलमेंट जो है वो होने से रोकता है, ठीक है। कैविटी मतलब कि होल्स या पोर्स या कैविटी बनने से रोकता है, और उसके बाद डिफरेंशियल सेटलमेंट मतलब कि
बिल्डिंग का कोई एक पार्ट सेटल हो रहा हो और दूसरा पार्ट नहीं सेट हो रहा हो, ऐसा कंडीशन होने से भी रोकता है। कॉर्निस एंड स्ट्रिंग कोर्सेज शुड बी प्रोवाइडेड। ठीक है, जब बिल्डिंग देते हैं बनाते हैं तो उसमें वहाँ पे कॉर्निस और स्ट्रिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो वाटर है, जो रेन वाटर है, वो बिल्डिंग के अंदर ना आ सके, वो कॉर्निस या स्ट्रिंग से ही हट के ग्राउंड तक पहुंच जाए। ठीक है, विंडो सील, कोपिंग ऑफ द प्लिंथ एंड string courses should be sloped on top and thwarted on the undesirable to throw the rain water away from the wall। ठीक है, तो कॉर्निस, स्ट्रिंग और उसके बाद विंडो सिल, कोपिंग ऑफ प्लिंथ, ये सारा जो है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि रेन वाटर को अंदर आने से रोकता है। ठीक है, तो ये सारा कंस्ट्रक्शन जो है वो करना चाहिए, ताकि जो रेन वाटर है वो बिल्डिंग के अंदर ना आ पाए। ठीक है, वो इसी से ग्राउंड तक पहुंच जाए, वो मेन वॉल या बिल्डिंग के अंदर जो है वो ना आ पाए। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑल द एक्सपोज सरफेस शुड बी कवर्ड विथ वाटर प्रूफिंग सीमेंट प्लास्टर। ठीक है, जो एक्सपोज्ड वॉल है उसकी प्लास्टरिंग होनी चाहिए वाटर प्रूफिंग सीमेंट प्लास्टर से, ताकि जो वाटर है वो पेनिट्रेट करके इनर वॉल पे ना आ पाए, इनर पार्ट ऑफ द वॉल पे ना आ पाए। फिर नेक्स्ट क्या है, hollow wall are more reliable than solid wall in preventing dampness and hence the cavity wall construction should be adopted whenever possible। ठीक है, hollow wall construction जो है या कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन जो है वो सबसे ज्यादा डिजायरेबल है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जब जब भी अगर हमको कंडीशन हो जहाँ पे हम क्या करें कि होलो वॉल या कैविटी, ठीक है, तो हम वॉल या कैविटी वॉल जरूर बनाएं। ठीक है, जो सबसे ज्यादा रिलायबल। ठीक है, हॉलो वॉल या कैविटी वॉल जरूर बनाएं, जो सबसे ज्यादा एडप्टेबल है, मतलब कि हम इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। हॉलो वॉल या कैविटी वॉल बनाने बनाने से क्या होगा कि जो डैम्पनेस जो है वो बिल्डिंग में कम आएगा। अगर सॉलिड वॉल से अगर हम कंपेयर करें तो हॉलो वॉल या कैविटी वॉल जो है वो बिल्डिंग में डैम्पनेस लाने का जो है वो कम कर देता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ डैम्पनेस। ठीक है, यूज ऑफ डैम्प प्रूफिंग कोर्सेज और मेम्ब्रेन। ठीक है, कैसे प्रिवेंट करते हैं डैम्पनेस से, सबसे पहला यूज ऑफ डैम्प प्रूफिंग कोर्स और मेम्ब्रेन, डीपीसी से हम ये रोकते हैं।